Hello everyone. So today we are going to start biology class 12 chapter number 12, and the name of the chapter is biotechnology and its applications. So biotechnology होती क्या है, ये तो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस कर ही लिया था कि ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स, उनके सेल्स, उनके टिश्यूज वगैरह यूज करके और प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार करना जो कि इकोनॉमिकली और ह्यूमन लाइफ्स को इम्प्रूव करें, ऐसा एंटिसिपेट, ऐसा प्रिडिक्ट करती हैं। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टर्म, इस टर्म का मतलब यही होता है कि ऐसा प्रिडिक्शन करना कि हाँ उन सब पार्ट्स को यूज़ करके और ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है, उसको बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, यानी कि हम लोग इसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी इनकी एप्लीकेशंस इंक्लूड करती है थेरापेटिक्स, diagnostics, genetically modified crops for agriculture, processed food, बायोरेमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो इसके एप्लीकेशंस में यानी कि ड्रग्स और मेडिसिन, नए नए ड्रग्स और मेडिसिन का डेवलपमेंट हो रहा है। डायग्नोस्टिक यानी कि हम लोग अलग अलग टेस्ट, डिफरेंट अलग अलग टेस्ट का डेवलपमेंट हुआ है, आविष्कार हुआ है, इनोवेशंस हुई है नई नई। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना सकते हैं जिससे कि एग्रीकल्चर फार्म फील्ड्स को इम्प्रूव किया जा सकता है, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जा सकता है, जिससे कि फूड को भी हम लोग हमारे फूड डिमांड्स को भी ओवरकम करने के साथ साथ हमारी इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी को भी हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोसेस्ड फूड तैयार किया जा सकता है। बायोरेमेडिएशन यानी कि बायोलॉजिकल बायो यानी कि लिविंग थिंग्स को यूज़ करके रेमेडिएशन, ट्रीटमेंट करना, कोई भी डिजीज़ का वेस्ट ट्रीटमेंट करना, वेस्ट जो इतना इकट्ठा होता है उसको, लार्ज अमाउंट में जो वेस्ट इकट्ठा, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सके, तो ये भी बायोटेक्नोलॉजिकली ये यूजफुल है। वेस्ट ट्रीटमेंट में भी बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस, साथ ही में एनर्जी का प्रोडक्शन के लिए भी। तो 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज में क्या क्या इंक्लूड करती है बायोटेक्नोलॉजी। नंबर 1 की प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली माइक्रोब और प्योर एंजाइम। तो एक बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करना किसकी फॉर्म में, एक इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म हो सकता है, या तो वो एक माइक्रोब हो सकता है या फिर कोई प्योर एंजाइम। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग द ऑप्टिमल कंडीशन, यानी कि कुछ ऑप्टिमम कंडीशंस उस एंजाइम के लिए सूटेबल कंडीशंस क्रिएट करना थ्रू इंजीनियरिंग फॉर ए कैटलिस्ट, ताकि वो कैटलिस्ट, ताकि वो माइक्रोब, ताकि वो प्योर एंजाइम एक्ट कर सके। ओके, नेक्स्ट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्योरीफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो और फिर उसके बाद डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जैसे कि ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज़ करना जिससे कि उस प्रोटीन को या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योरीफाई किया जा सके। So let us now learn how the human beings have used biotechnology to improve the quality of human life. तो बायोटेक्नोलॉजी को कैसे ह्यूमन लाइफ के इम्प्रूवमेंट में कैसे यूजफुल रही, स्पेशली इन फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन और हेल्थ में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है बायोटेक्नोलॉजी का। So biotechnological applications in agriculture, let us take look at 3 options. तो 3 options है that can be thought of increasing food production, जिनसे कि food production को increase किया जा सकता है। नंबर 1 is agrochemical based agriculture, यानी कि agrochemical based एग्रीकल्चर करना। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, और नेक्स्ट इज थर्ड नंबर इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। एक तो एग्रोकेमिकल बेस्ड, एक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, और एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी कि क्रॉप्स में कुछ ऐसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप, यानी कि उनमें कुछ ऐसा चेंजेस लाना, उनके जीन्स में, उनके जेनेटिक्स में कुछ इस तरीके से चेंजेस करना उस, और फिर वो नई क्रॉप बनाना। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कह सकते हैं हम लोग उसका, उसको बनाना, उसको डेवलप करना और फिर उसके बेसिस के ऊपर एग्रीकल्चर करना। द ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई, येट it was not enough to feed the growing human population, as green revolution has played an important role in tripling the food supply, but then it was not enough because human population was growing at a large number and today also, so it can't feed that much. Thus there is a need of biotechnological applications, biotechnologically modified crops, so that they can be used for increasing the yields of the farms. So increasing yields have partly been used due to the improved crop varieties. Increased yields have partly been due to the use of improved crop varieties, but mainly due to the use of better management practices. जितना अच्छा management practices होगा, जितना अच्छा हम लोग एग्रोकेमिकल यानी कि एग्रोकेमिकल्स यूज़ करेंगे, जैसे कि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। हाउएवर फॉर फार्मर्स इन डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रोकेमिकल्स आर टू एक्सपेंसिव ऑल्सो, क्योंकि एग्रोकेमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स बहुत महंगे होते हैं फर्टिलाइजर्स,
and further increase in yield with existing varieties are not possible। और कुछ ही varieties में है, काफ़ी सारे organisms तो इनसे भी affected नहीं हो पाते हैं। Using the conventional breeding method, so is there any alternative path that our understanding of genetics can show that so that फार्मर्स में ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम देयर फील्ड्स? तो फिर अब ऐसा कौन सा अल्टरनेटिव तरीका हो, कौन सा रास्ता हो जिससे कि फार्मर्स अपने फील्ड्स की यील्ड को मैक्सिमम कर पाए, बढ़ा पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनको उपज हो? तो ऐसा कौन सा नया तरीका है? तो इज़ देयर एनी वे टू मिनिमाइज दिस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स? क्योंकि फर्टिलाइजर्स के यूज़ से सॉइल से भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन, ग्राउंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन इवन, एंड द केमिकल्स, सो दैट देयर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट आर रिड्यूस, ताकि उनके हार्मफुल इफेक्ट्स रिड्यूस किए जा सकें। यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज द पॉसिबल सोल्यूशन। तो फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज़ करना ही एक पॉसिबल सोल्यूशन देखा जा रहा है, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट भी सेफ रहेगा और साथ ही में फार्म्स की यील्ड भी बढ़ाई जा सकती है, ताकि फार्मर्स को भी फ़ायदा हो और एज अ होल ग्लोबली भी सबको बेनिफिट्स हो। तो प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगी, एनिमल्स whose genes have been altered by manipulation called genetically modified organisms, जिन ऑर्गेनिजम्स के जीन्स को ऑल्टर किया गया है, जिनकी जीन्स की केमिस्ट्री, जेनेटिक केमिस्ट्री को ऑल्टर किया गया है, उनको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अब वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, फंगी भी हो सकती है, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके भी केमिस्ट्री को, जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को ऑल्टर किया गया हो, उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। तो फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स भी होंगे, उनके भी वो भी बहुत से वेज में यूजफुल होते हैं। तो क्या क्या यूजेस हो सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के? दे हैव मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेसेस लाइक कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट और हीट। अब वो प्लांट्स अबायोटिक स्ट्रेसेस, जैसे कि अगर ठंड होती है, सूखा पड़ता है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, उसमें भी वो प्लांट अब टॉलरेंस, यानी कि अब उनके पास एक एबिलिटी आ गई है, पावर आ गई है कि वो टॉलरेंट रह सकते हैं उन स्ट्रेसेस में भी, वो मेंटेन कर सकते हैं अपने आप को। नेक्स्ट इज रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स पर प्लांट इतने डिपेंडेंट नहीं रहे। नेक्स्ट इज हेल्थ इन रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, जो फसलों को नुकसान होते थे, कटाई से पहले जो फसलों को नुकसान होते थे, कोई बारिश की वजह से, रेनिंग की वजह से कोई नुकसान हो गया, या फिर किसी और वजह से कोई नुकसान होता था, वो भी नहीं हो पा रहा है। पेस्टिसाइड्स वगैरह भी हम लोग, आर्टिफिशियल केमिकल पेस्टिसाइड्स भी हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, उन पर भी हमारा डिपेंडेंस खत्म हो गया है। नेक्स्ट इज इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस, और अब उनकी एफिशिएंसी एनहेंस्ड, बढ़ चुकी है, एफिशिएंसी बढ़ चुकी है मिनरल को यूज़ करने की। ठीक है, दिस प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉशन और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो इससे क्या होगा कि क्या नाम है, दिस प्रिवेंट्स द अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी जो है वो कम नहीं हो रही अब, ठीक है, जल्दी से ख़त्म नहीं होती है। इससे अर्ली जो जल्दी से जो सॉइल का सारा न्यूट्रिएंट वगैरह खत्म, अब उससे सॉइल की जो इनफर्टिलिटी है वो इतनी जल्दी वापस नहीं आ पा रही, क्योंकि प्लांट्स के पास ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हो चुके हैं, क्रॉप्स ऐसी बन चुकी हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, एंड एनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, और फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ चुकी है। जैसे कि गोल्डन राइस, जो एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप था, एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड ही ये प्लांट था, गोल्डन राइस, वहीं से ऑब्टेन किया गया था। इट वॉज हैविंग विटामिन ए एनरिच्ड राइस, तो ये हमारी फूड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी बढ़ा रहा है। तो इस तरीके से जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स ने बहुत फ़ायदा किया है। नेक्स्ट इज इन एडिशन टू दीज यूजेस, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हैज़ बीन यूज टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स टू सप्लाई ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फ्यूल एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो इन प्लांट्स ने इंडस्ट्रीज़ को बहुत फ़ायदा करा है, जैसे कि स्टार्च वगैरह, फ्यूल्स, इनकी बहुत इन रिसोर्सेज की इंडस्ट्रीज़ में बहुत सप्लाई हुई है, मैक्सिमम लार्ज अमाउंट में, बिग स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर इनकी हमें फ़ायदा मिला है। एंड फार्मास्यूटिकल्स, स्पेशली द हेल्थ मेडिकल सेक्टर में बहुत फ़ायदा हुआ, मेडिसिन में। सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी इन डिटेल आर प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ है जो कि पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, यानी कि प्लांट्स में ही ऐसे जीन्स डाल दी गए हैं कि अब वो प्लांट उस पेस्ट से आराम से फाइट कर सकते हैं, अब उन प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं होगा, और उनसे जो हमें ग्रेन्स मिलेंगे वो भी काफ़ी बेटर न्यूट्रिशनल क्वालिटी के साथ हमें मिलेंगे।
विच कुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज, इससे हमारी पेस्टिसाइड का यूज भी कम होगा, साथ ही हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहेगी, सॉइल में कोई पॉल्यूशन भी नहीं होगा, कोई ग्राउंड पॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो बहुत से एक ही चीज़ से बहुत से फायदे हो पा रहे हैं। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis, हमने पहले भी डिस्कस किया है इसके बारे में कि चैप्टर नंबर 8 में, राइट, चैप्टर नंबर 8 और 10 माइक्रो, हाँ चैप्टर नंबर 10 में इन ह्यूमन वेलफेयर वाले में हमने बीटी टॉक्सिन के बारे में डिस्कस किया था कि बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis से ये बीटी टॉक्सिन हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। बीटी इसका शॉर्ट फॉर्म है बैसिलस thuringiensis का। So BT toxin gene has been cloned from bacteria and been expressed in plants to provide resistance to insects. प्लांट्स में इस जीन को डाला गया, एक्सप्रेस किया गया ताकि प्लांट्स इंसेक्ट्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करें विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड, उनको इंसेक्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इन इफेक्ट क्रिएटेड अ बायोपेस्टिसाइड, तो इस प्लांट को एक बायोपेस्टिसाइड भी कह सकते हैं हम लोग। ये एक बायोपेस्टिसाइड है, मतलब एक लिविंग पेस्टिसाइड क्रिएट कर दिया गया, जैसे कि बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टमाटो, पोटैटो, सोयाबीन, इन सब में इसको इंजीनियर करके फिर देखा गया, स्टडी की गई फील्ड्स में जाके, तो ये अच्छे से ग्रो कर पा रहे थे और जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, जैसा प्रिडिक्ट किया था, जैसा एंटिसिपेट किया था, वैसा ही रिजल्ट भी मिला। बीटी कॉटन, some strains of Bacillus thuringiensis produce protein that kill certain insects such as Lepidopterans। तो ये जो प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं Bacillus thuringiensis, ये कुछ इंसेक्ट्स को किल करता है, जैसे कि Lepidopterans, Coleopterans, Dipterans। तो डिप्टेरेंस, लेपिडोप्टेरेंस, तो लेपिडोप्टेरेंस में आता है टोबैको बडवर्म या फिर आर्मी वर्म, कॉलियोप्टेरेंस में बीटल्स, डिप्टेरेंस में फ्लाइज और मॉस्किटोज। सो बी thuringiensis forms protein crystal during a particular phase of their growth। तो बी thuringiensis अपनी एक पर्टिकुलर फेज में, ग्रोथ की पर्टिकुलर फेज के टाइम पे एक प्रोटीन का क्रिस्टल रिलीज करता है, बनाता है, एंड दीज क्रिस्टल्स कंटेन टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। इन क्रिस्टल्स में प्रोटीन होता है, क्योंकि हमें पता है कि क्रिस्टल किसके बने होते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन को क्रिस्टल बोला जाता है, ठीक है। तो ये टॉक्सिक कंटेन करता है कौन सा, इंसेक्टिसाइडल वो प्रोटीन, ये टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन कंसिस्ट करते हैं जो कि इंसेक्ट्स को मार देता है, ऐसा प्रोटीन। तो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन जो है वो एग्जिस्ट रहता है इनएक्टिव फॉर्म में, प्रोटॉक्सिन्स की फॉर्म में, इनएक्टिव एज एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, ठीक है। बट वंस इट द इंसेक्ट इंजेस्ट, जैसे इंसेक्ट इसको ऑरली एक बार अपने लेके गया बॉडी में, ऑरली इंजेस्ट किया, इसको अपने मुंह में लिया, एंड देन इनएक्टिव टॉक्सिन जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच ऑफ गट, क्योंकि उसकी गट, जो इंसेक्ट की जो गट है वो उसमें एल्कलाइन पीएच प्रेजेंट है, तो वहाँ पे ये जो टॉक्सिन है ये इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एंड सोल्यूबलाइज द क्रिस्टल, क्रिस्टल जो है वो सॉल्युबल फॉर्म में हो जाता है, एंड द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ मिडगट, उसके मिडगट की सरफेस से बाइंड हो जाते हैं, मिडगट सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियल सेल, जो एपिथेलियल सेल्स है मिडगट के, उनसे बाइंड होके और वहाँ पे पोर्स क्रिएट कर देते हैं, अल्सर जैसा, एंड दैट कोज द स्वेलिंग, और पोर्स क्रिएट होने के बाद वहाँ पे स्वेलिंग होती है, लाइसिस यानी कि ब्रेक डाउन होता है, इवेंचुअली कोज द डेथ ऑफ द इंसेक्ट, क्योंकि जब वो गट, पूरी गट को ही डैमेज कर देते हैं, मिडगट एपिथेलियल सेल्स सबको डैमेज कर देते हैं, उनमें पोर्स क्रिएट कर देते हैं, उनमें सोर्स क्रिएट कर देते हैं, स्वेलिंग होने लग जाती है, लाइसिस ब्रेक डाउन हो जाता है, सब चीज़ें, एंड इवेंचुअली उस इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। सो स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से आइसोलेट किए गए थे एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेवरल क्रॉप्स, तो बहुत से क्रॉप्स में इन सभी जीन्स को डाल दिया गया था, सच एज जैसे कि कॉटन, ताकि वो क्रॉप्स बायोपेस्टिसाइड की तरह एक्ट करें, एंड द चॉइस ऑफ जीन्स डिपेंड्स ऑन द क्रॉप एंड टारगेटेड पेस्ट। अब वो जीन्स हम कौन से डालेंगे वो डिपेंड करता है कौन सी क्रॉप है, उसमें कौन सा पेस्ट लगता है यूजुअली, एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, तो बीटी टॉक्सिन तो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक यानी कि इंसेक्ट्स को किल करता है। सो द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन cry1ac नेम्ड क्राई, तो जीन का नाम क्या है, क्राई। ये जो टॉक्सिन जो है कौन सी जीन से कोड होता है, क्राई से। सो देयर आर नंबर ऑफ देम, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स एनकोडेड बाय जीन्स cry1ac, तो cry1ac और cry2ab जो प्रोटीन कोड करते हैं वो कंट्रोल करता है कॉटन बोलवर्म्स को, और cry1ab जो प्रोटीन कोड करता है वो प्रोटीन किल करता है, वो प्रोटीन किसको कंट्रोल करता है, कॉर्न बोरर्स को,
कॉर्न मतलब मक्का, मक्का में जो बॉरर यानी कि जो छेद करता है, मक्का के दानों को जो खराब करता है, पूरी मक्का की फसल को जो खराब करता है, कॉर्न फसल को, कॉर्न क्रॉप्स को जो डिस्ट्रॉय करता है, उनको कंट्रोल करने के लिए क्राई 1 AB होता है, और क्राई 1 AC एंड क्राई 2 AB इज यूज टू कंट्रोल कॉटन बॉल वर्म्स। कॉटन की जो बॉल होती है उनमें भी वर्म्स लग जाते हैं। देखिए, यह देखिए यहाँ पे ये कॉटन बॉल्स खराब हो चुकी है और एक साइड ये थोड़ी ठीक दिखाई गई है, फुल्ली मेच्योर कॉटन बॉल। और ये जो ए में है ये पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, बॉल वर्म ने इस फसल को खराब कर दिया, इस कॉटन की बॉल को खराब कर दिया। इस तरीके से पूरी फसल में लग जाएंगे तो सोचो कितना नुकसान हो जाता है। इस वजह से ही हमें पेस्टिसाइड्स बनाने पड़ते हैं। और क्योंकि अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम लोग पेस्टिसाइड बना सकते हैं, उसके बहुत से फायदे हैं, तो बेटर है कि हम लोग अच्छी की तरफ ही जाएंगे। विल गो टू best and good option. Next is pest resistant plant. Several nematodes, parasites, a variety of plants and animals include human beings. So several nematode parasite, a wide variety of plants and animal including human beings. तो बहुत से nematodes और parasite इनकी wide variety, plants की, animals की including human beings. ठीक है, so a nematode Maeliodicaya इनकॉग्निशिया इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट। तो ये क्या करता है, निमेटोड एक पैरासाइट ही तो है, तो फिर ये इन्फेक्ट करता है रूट्स को, टोबैको प्लांट्स की रूट्स को, एंड कॉजेज अ ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड। और उनकी यील्ड बहुत कम हो जाती है, यानी कि उसकी उपज बहुत कम हो जाती है। इतना नुकसान पहुंचाता है ये टोबैको प्लांट्स की रूट्स को कि पूरी पूरी फसलें खराब हो जाती हैं। A novel strategy was adopted to prevent this infestation. तो इस पेस्ट को हटाने के लिए, इस निमेटोड को हटाने के लिए, इस छुटकारा पाने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई गई विच वॉज बेस्ड ऑन प्रोसेस ऑफ RNA इंटरफेरेंस। RNA इंटरफेरेंस के प्रोसेस पे बेस्ड थी वो। तो RNAi मतलब RNA इंटरफेरेंस। RNAi takes place in eukaryotic organism as a method of cellular defense। तो ये eukaryotic organisms में होती है as a method of cellular defense। cellular defense यानी कि cells के base के ऊपर, यानी कि cellular defense का मेथड है ये, एक तरीके का सेल्स कैसे बचती हैं, प्रोटेक्ट करती है अपने आप को। तो दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA। इस मेथड में क्या होता है कि स्पेसिफिक mRNA की साइलेंसिंग की जाती है ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री DS RNA। डबल स्ट्रैंडेड RNA की कॉम्प्लीमेंट्री की वजह से RNA मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स एंड प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन ऑफ RNA mRNA साइलेंसिंग। वो क्या करेगा कि बाइंड करेगा एंड प्रिवेंट, रोक देगा ट्रांसलेशन ऑफ mRNA के ट्रांसलेशन को रोकेगा, यानी कि उसको साइलेंस कर देगा। सो द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री RNA, अब समझते हैं कि कैसे होता है ये प्रोसेस। सो द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री RNA कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय वायरसेस हैविंग RNA जीनोम। जिन वायरस के पास, अब ये कॉम्प्लीमेंट्री RNA का सोर्स कहाँ से मिलेगा हमें, जिससे कि हम उसको डबल स्ट्रैंडेड RNA बना देंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री RNA का सोर्स किसी वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है जिसके पास RNA जीनोम था, या फिर कोई मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स हो सकते हैं। ट्रांसपोजन्स क्या होते हैं, मोबाइल यानी कि छोटे छोटे जो मूवेबल जेनेटिक एलिमेंट्स जो कि मूव कर सकते हैं। तो ये RNA जीनोम हमको या तो वहाँ से मिल सकता है या फिर किसी वायरस से मिल सकता है, जिसके इन्फेक्शन से मिल सकता है। दैट रेप्लिकेट वाया RNA इंटरमीडिएट, जो कि RNA कोई ऐसे जेनेटिक एलिमेंट्स जो कि RNA इंटरमीडिएट के थ्रू रेप्लिकेट करते हो, डिवाइड करते हो। तो यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट में हमने क्या किया, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को यूज करके, पता है ना आपको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, जिसको हमने एक डिसार्म करके एक हमारा हथियार बना लिया था, तो उसके थ्रू हमने निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स इंट्रोड्यूस किए प्लांट में। एग्रोबैक्टीरियम क्या था, हम लोग उसके थ्रू इजीली उसकी एक मैकेनिज्म को लेके हम लोग ऐसे प्लांट, होस्ट प्लांट के अंदर हम लोग डाल सकते हैं जीन्स को। ठीक है, तो निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स इंट्रोड्यूस किए गए। इंट्रोडक्शन ऑफ DNA वो सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस RNA। और वो इंट्रोडक्शन DNA का कुछ ऐसा था कि सेंस RNA भी बना, सेंस मतलब जो बनना चाहिए वो तो बना ही बना, साथ में एंटी सेंस RNA भी बन गया इन द होस्ट सेल्स, होस्ट की सेल में। एंड दीज टू RNA बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि ये सेंस RNA और एंटी सेंस RNA एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे, तो इन्होंने एक डबल स्टैंडर्ड RNA बना दिया दैट इनिशिएटेड RNA इंटरफेरेंस। और उसने क्या किया, RNA इंटरफेरेंस को इनिशिएट कर दिया, स्टार्ट कर दिया, दस साइलेंस द स्पेसिफिक mRNA। और उसकी वजह से, तो ये जो दोनों RNA थे ये कॉम्प्लीमेंट्री थे, इस वजह से इन्होंने डबल स्टैंडर्ड RNA बनाया। उसकी वजह से RNA इंटरफेरेंस इनिशिएट हुआ एंड द साइलेंस द स्पेसिफिक mRNA ऑफ निमेटोड। तो उस निमेटोड के जो mRNA था, तो उस निमेटोड को जो mRNA था उसको साइलेंस कर दिया।
एंड द कंसिक्वेंस वाज दैट द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव, और इसका कंसिक्वेंस, इसका रिजल्ट ये हुआ कि पैरासाइट मर गया, क्योंकि उसका mRNA जब साइलेंस हो गया तो वो आगे कोई प्रोटीन नहीं बना पाएगा, आगे कोई प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो वो प्लांट के बॉडी को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। एंड इन ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेरेंस RNA, है ना, तो ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक, तो होस्ट क्या हो गया, ट्रांसजेनिक हो गया, एंड द ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम पैरासाइट। तो इस तरीके से उस ट्रांसजेनिक प्लांट ने अपने आप को उस पैरासाइट से बचा लिया। तो ये एक टेक्निक डेवलप की गई थी। ओके